नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता बख्शी, प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट दिग्विजय ऑटोनॉमस कॉलेज, राजनांदगांव। मैं आपको आज ग्लोबलाइजेशन के बारे में व्याख्यान देना चाहती हूँ। ये जो टॉपिक है वो MA 4th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इशू इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत यूनिट 3 में आता है। आइए इस टॉपिक के बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ये भूमंडलीकरण आज अपन देखें तो आज पूरी दुनिया भर में लोगों में, विशेषकर राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों, अंतर्राष्ट्रीयवादियों द्वारा अपने भाषणों में, वक्तव्यों में जो सबसे ज़्यादा शब्द आज इस्तेमाल करते हैं वह है ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी उनमें सबसे प्रमुख है कि विश्व की एक महाशक्ति सोवियत संघ का विघटन या पतन होना। परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय शक्ति राजनीति के साथ ही विश्व राजनीति में अमेरिका का प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला गया। इन बदलावों ने एक नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता को बल प्रदान किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है। यह माना जाता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित रही हैं। दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान, पूंजी और श्रम का आवागमन मौजूद रहा है। उन दिनों ग्रेट ब्रिटेन का दुनिया भर में वर्चस्व था। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से दुनिया भर में उसने अपना वर्चस्व कायम करके रखा था। आइए अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है। उसमें अपन देखते हैं ओहमे ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि भूमंडलीकरण एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है जिसमें भौगोलिक बाधाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं तथा लोगों के मध्य देश काल की भिन्नता समाप्त हो जाती है। बारबरा बॉल्ड ने भूमंडलीकरण को एक विश्व के रूप में परिभाषित किया है। बेयलिस तथा स्मिथ ने माना है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। एडवर्ड एस हर्मन का मानना है कि वैश्वीकरण विभिन्न सीमाओं के आर पार कारपोरेट फैलाव की एक सक्रिय प्रक्रिया भी है तथा साथ ही पार सीमा सुविधाओं और आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है जिसका लगातार विकास हो रहा है तथा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों-त्यों परिवर्तित हो रही है। डॉक्टर विमल जालान के अनुसार भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कई अर्थों से हुआ है। एक अर्थ तो शाब्दिक है कि अब राष्ट्रों के बीच भौगोलिक दूरी बेमानी हो चुकी है, दुनिया काफ़ी छोटी हो चुकी है, कोई भी देश अपना नुकसान करके ही शेष विषय से खुद को अलग थलग रख सकता है। भूमंडलीकरण का दूसरा अर्थ यह भी लिया जाता है कि यह देशी हितों की जगह दूसरे देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को ऊपर रखने वाले नीतिगत बदलावों का नाम है। जाए तो साधारण शब्दों में ग्लोबलाइजेशन का अर्थ निकलता है कि दुनिया भर के लोगों को आपस में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में संपर्क स्थापित कर एक व्यापक व्यवस्था का विकास करना, जिसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। अर्थात दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित करना। वैश्वीकरण की अवधारणा सभी राज्यों को अपनी सीमाओं के आर पार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की प्रक्रिया मान लिया गया है ताकि ऐसी सुविधाओं और संपर्कों के माध्यम से विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हितों एवं गतिविधियों को एकीकृत कर समूचे विश्व को एक साझे ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित किया जा सके। इस प्रकार वैश्वीकरण विश्व के सभी लोगों में सामाजिक,
आर्थिक सांस्कृतिक संपर्क स्थापित कर दुनिया भर के लोगों में राज्य की सीमाओं के आर पार वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं, ज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के स्वतंत्र मुक्त आवागमन का समर्थन करती है। इन परिभाषाओं का सार संक्षेप में निकल सकता है। इसमें हम देखते हैं कि पहला तो ये है कि वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वैश्वीकरण वस्तु, सेवा, वित्त के खुले प्रवाह की प्रक्रिया है। यह आर्थिक संकल्पना है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम भी भूमंडलीकरण में शामिल हैं। यह एक सीमा विहीन विश्व की कल्पना है जिसमें भौगोलिक सीमाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। यह एक ग्लोबल विलेज की धारणा भी है। अब ये भी देखते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा का विकास अचानक ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे इसका विकास क्रमिक विकास हुआ है। पुलिस राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ ही 20वीं सदी के अंत तक आते आते साम्यवाद एवं समाजवाद, अर्थव्यवस्था के असफल होने के फलस्वरूप उदारीकरण, निजीकरण, मुक्त व्यापार, खुली अर्थव्यवस्था के प्रति एक विश्वास के कारण वैश्वीकरण की अवधारणा एवं प्रक्रिया को स्थापित करने में सहयोग प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में आवागमनों के साधनों में वृद्धि के साथ ही सूचना क्रांति के कारण राष्ट्रों के मध्य भौतिक दूरी कोई मायने नहीं रखती है, जिसके कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के किसी एक भाग में लिए गए निर्णय का प्रभाव दुनिया के बाकी देशों को भी अपनी गिरफ्त में लेता है या उन्हें भी प्रभावित करता है। आइए हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, जिनमें हम प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण को हम एलपीजी के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अभी एलपीजी क्या है? एल से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण। ये तीनों मिलकर के ये ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया बनती है। तो सबसे पहले जो विशेषता बनती है वो है उदारीकरण। उदारीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निगमों एवं कारोबारी संस्थाओं ने व्यापार व्यवसाय हेतु न केवल अपने देशों में बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी उद्योग व्यवसायों को स्थापित कर वस्तुओं, व्यक्तियों व सेवाओं का भी फैलाव अन्य देशों की सीमाओं के पार विश्व के अन्य देशों में भी स्थापित किया। अर्थात उदारीकरण की प्रक्रिया में देशों के बीच आयात निर्यात को सुगम बनाने के लिए राज्यों द्वारा कानूनी प्रतिबंधों और अवरोधों को कम कर दिया जाता है, ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे ले जाया जा सके। उदारीकरण द्वारा आर्थिक सुधार हेतु सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित कर निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने हेतु बढ़ावा दिया जाता है। उपलब्ध क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जाते हैं। अगला तत्व या विशेषता है निजीकरण। वैश्वीकरण का दूसरा सबसे प्रमुख तत्व निजीकरण है। निजीकरण की प्रक्रिया में औद्योगिक इकाइयों और उत्पादों को राज्य या सरकारों के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, ताकि विभिन्न देशों की सीमाओं के आर पार व्यवसाय सरलतापूर्वक संपन्न हो सके। प्रारंभ में 1980 के दशक में ब्रिटेन ने निजीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले अपनाया और आज लगभग सारे विकासशील देश निजीकरण के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। निजीकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों या निगमों के द्वारा संचालित होने लगे। आज लोगों के दृष्टिकोण में भी बहुत परिवर्तन आने लगा है। नियंत्रण चाहे सरकार का हो या किसी अन्य कंपनी का, मुख्य बात यह हो गई है कि एक बेहतर उत्पाद जनता को प्राप्त हो सके। इससे बाजार के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जनता को एक श्रेष्ठ क्वालिटी के उत्पादों की प्राप्ति होगी। अगली विशेषता है मुक्त व्यापार। यह माना जाता है कि मुक्त व्यापार द्वारा देशों की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, इसलिए राष्ट्रों द्वारा व्यापार से प्रतिबंध हटाकर
विभिन्न देशों की सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं एवं तकनीकों का निर्बाध प्रवाह बना रहे। तीव्र आधुनिक विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए सभी देशों को वित्तीय, औद्योगिक, तकनीकी संस्थाओं के बीच अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करके व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का काम करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। सूचना क्रांति के कारण कंप्यूटर एवं इंटरनेट ने दुनिया को आपस में जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। यातायात के साधन विकसित होने के कारण आवागमन आसान हो गए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चहुओर पहुंच के कारण हमें आज एक ग्लोबल संस्कृति की झलक दुनिया में दिखाई देती है। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्में, ब्रांडेड सामान, वस्तुओं का क्रय लोगों के जीवन का एक आम हिस्सा बन के रह गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत व्यक्तियों को वेतन पैकेज के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें अच्छी खासी सैलरी प्राप्त होती है। फलतः उनमें क्रय क्षमता भी बढ़ रही है और उनमें उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हो रहा है। शिक्षा का भी भूमंडलीकरण हो चुका है। अनेक देशों के शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम विश्व स्तरीय हो गए हैं और ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को आज दुनिया में कहीं भी रोजगार प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण आज लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन में रच बस चुका है। वैश्वीकरण के तो ये तो थी विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि दुनिया भर में जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया फैल रही है, लहर फैल रही है, उनसे फायदा क्या है, लाभ क्या है या इनके पक्ष में तर्क। तो वैश्वीकरण के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीति शास्त्रियों के विद्वानों के में समर्थन और विरोध उत्पन्न होने लगा है। वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि वैश्वीकरण विश्व के सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों के प्रसार के साथ ही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। अपने विचार के समर्थन के लिए वो कुछ तर्क भी देते हैं जिनमें अपन चर्चा करते हैं। पहला है अवसरों में वृद्धि। देखा जाए तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व के लोगों में के लिए एक हर क्षेत्र में एक अवसर की अभूतपूर्व वृद्धि ही हुई है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का या रोजगार का क्षेत्र हो, वस्तुओं का क्रय का क्षेत्र हो। पहले जहाँ लोगों के लिए संसाधन सीमित थे, वहाँ अब लोगों के सामने अनेक विकल्प मौजूद हैं। सेकंड पॉइंट है पूरे विश्व में वस्तु, वित्त एवं सेवाओं का खुला आदान प्रदान। प्रत्येक राज्य उत्पाद एवं निर्यात में कुछ विशेष वस्तुओं के आदान प्रदान, उत्पादन एवं निर्यात में विशेषता प्राप्त कर लेता है और फिर विश्व के दूसरे राष्ट्रों को उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करता है। जैसे अमेरिका में अगर श्रेष्ठ क्वालिटी का कंप्यूटर का निर्माण होता है तो हम कंप्यूटर आयात करेंगे, और अगर भारत में, हमारे देश में बासमती चावल प्रसिद्ध है तो हम उसे चावल निर्यात करें। इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही आज इन क्षेत्रों में एक क्रांति आई है। आज विश्व के लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं जो पहले हमें असंभव प्रतीत होती थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि वैश्वीकरण का विकसित होना अटल है। इस पक्ष के समर्थक मानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक विकास का परिणाम है। आज दुनिया भर के लोगों के लिए यह आवश्यकता बन गई है। इसकी उत्पत्ति अटल थी तथा इसलिए आज ये अस्तित्व में आई और लोगों द्वारा अपनाई भी गई तथा यह औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रों से आरंभ होकर विश्व भर में मानव एवं उनके जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर रही है एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत के लगातार संतुलित विकास का माध्यम बनेगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता आज की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता आज एक सच्चाई बन गई है। विश्व के विभिन्न देशों एवं लोगों के हित आपस में एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। सूचना एवं संचार क्रांति, आवागमन के साधनों के फलस्वरूप विश्व के सभी लोगों में संपर्क, मेलजोल एवं संबंध आसान बन गए हैं।
जिनसे अंतर्राष्ट्रीयता का स्वाभाविक विकास होकर संकुचित राष्ट्रीयता की भावना का लोप हो रहा है एवं पारस्परिक सहयोग की भावना दुनिया में विकसित हो रही है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित संचालन एवं दिशा निर्देश। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया आवश्यक हो गई, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से दुनिया के देशों को अपना व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के नियमित संचालन करने हेतु एक नया और व्यापक मंच प्राप्त हो गया और इस प्रकार WTO वैश्वीकरण का एक यंत्र बन गया तथा इसने संरक्षणवादी व्यापार के स्थान पर मुक्त व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया। तो ये तो थे वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क या इनसे होने वाले लाभ। अब इनकी चर्चा करते हैं। आइए हम चर्चा करें वैश्वीकरण से होने वाले नुकसान की, हानि या विपक्ष में तर्क। वैश्वीकरण को अपनाना जहां दुनिया भर के देशों के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, वहीं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आज विश्व में वैश्वीकरण विरोधी लहर भी उठ खड़ी हुई है और एक ऐसा पक्ष तैयार है जो लगातार ग्लोबलाइजेशन का विरोध करता है। आलोचकों में एड हरमन का मानना है कि खुले व्यापार के समान वैश्वीकरण कुछ मूल्यों का एक चमत्कारिक रूप है, जिसके आधार पर कुछ देश एवं उनकी वित्तीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी होना चाहती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को मत्स्य न्याय मानकर भी संदेह की निगाह से देखा जाता है। मत्स्य न्याय अर्थात मछली, जो बड़ी मछली जगत में छोटी मछली को नील लेगी, ये भय इसके विरोधियों के मन में, भूमंडलीकरण के आलोचकों के मन में बैठ गया। आइए अपन की आलोचना की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा। वैश्वीकरण की नीतियों के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा ज़्यादा हो रही है। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये कंपनियां श्रम को कमजोर करके शक्ति संतुलन को व्यापार के पक्ष में कर लेती हैं। 90% से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय इन्हीं विकसित देशों में स्थित है। ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी कर या अपना सकती हैं। अपना अगला तर्क देते हैं, समर्थक अगला तर्क दे रहे हैं कि तीसरी दुनिया विकासशील देशों को हानि होती है। वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर पड़ता है। इन देशों में प्राप्त होने वाला लाभ भी इन विकसित देशों को स्थानांतरित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित कार्यक्रम में विकासशील देशों को सहायता देने के एवज में कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ता है। इन कठोर शर्तों के कारण विकासशील देशों के कल्याणकारी कार्य एवं योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। विकासशील देशों में पूंजी निवेश के साथ ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले निवेश को अपना मोहरा बनाकर इन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। अगली जो हानि और दोष आलोचकों ने माना है वो है क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की संख्या में लगातार वृद्धि का होना। भूमंडली के कारण ही क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्हीं क्षेत्रीय संगठनों में विश्व का अधिकांश व्यापार संपन्न हो रहा है। अतः विकासशील देश हानि की स्थिति में है, क्योंकि ये शर्तों के नाम पर अपने फायदे के लिए मनमानी शर्त इन विकासशील देशों के ऊपर लादती या थोपती हैं। अगली हानि है लोकतंत्रीय अधिकारों एवं राज्यों के कल्याणकारी राज्यों का हनन। वैश्वीकरण के कारण विश्व की सबसे जो लोकप्रिय संस्था है, शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रीय व्यवस्था, सरकार के अधिकार तथा भूमिका सीमित हो गई है तथा राज्य के कल्याणकारी कार्य समाप्त हो रहे हैं। पूरे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने लाभ को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के लिए नीतियां बनाती हैं एवं लागू करती हैं। कर्मचारियों एवं मजदूरों को नौकरी पर रखना, उन्हें नौकरी से हटाना इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपना अधिकार क्षेत्र बन गया है। घाटे या मंदी के नाम पर जब चाहे ये कंपनियां इन्हें नौकरी से निकाल बाहर कर देती हैं और ऐसी स्थिति में कर्मियों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अतः वैश्वीकरण ने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र की मूल भावना को ही नष्ट कर दिया है। अगला दोष है
नव उपनिवेशवादी प्रवृत्ति। व्यापारिक समुदाय ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस प्रकार की नीतियों का निर्माण कराया है जिनसे इनकी शक्तियों में और भी वृद्धि हो गई है। इन संस्थाओं ने विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर भी हस्तक्षेप करने लग गए। कठोर वित्तीय कदम उठाकर अपने बजट में कटौती करें, निर्यात प्रक्रिया को अपनाएं तथा अपने देश के बाजारों के दरवाजे विश्व के बाजारों हेतु खोलें। सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करें, लाइसेंस प्रणाली समाप्त की जाए। इन तरीकों को अपनाकर विशेष रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को में हस्तक्षेप किया जाता है इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा। अगली लाभ या हानि की चर्चा करते हैं कि वैश्वीकरण संपन्न देशों, अमीरों, पूंजीपतियों का थोपा हुआ निर्णय है। आलोचक तर्क देते हैं कि यह लोकतांत्रिक या स्वाभाविक रूप से विकसित व्यवस्था न होकर बलपूर्वक संपन्न देशों एवं पूंजीवादी ताकतों द्वारा थोपी गई व्यवस्था है। अमेरिका जैसी महाशक्ति द्वारा विश्व में यह विचार फैलाने का प्रयास किया गया कि भूमंडलीकरण सभी देशों के लिए लाभप्रद है, पर यह प्रक्रिया व्यापार उन्मुख रही है तथा इन्हीं के हितों के लिए संरक्षण के लिए इसे अपनाया जाता रहा है। नेक्स्ट कमी है विकसित देशों की पक्षपातपूर्ण नीतियां। इस वैश्वीकरण का सहारा लेकर विकसित देश अपने हितों के संरक्षण के लिए अनेक पक्षपातपूर्ण नीतियां अपनाते हैं। जैसे अमेरिका एवं अन्य विकसित देश अपने देश में तो घाटे का बजट पेश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ विकासशील देशों को यह सलाह देकर बाध्य करते हैं कि वे उदारीकरण एवं निजीकरण की नीतियों को अपनाएं। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अमेरिका ने औद्योगिक क्षेत्र को आर्थिक पैकेज प्रदान करते हैं, जबकि विकासशील देशों को सब्सिडी समाप्त करने हेतु दबाव डालते हैं। चूंकि मुक्त व्यापार संचालित करने वाले सभी संस्थाओं में इन विकसित देशों का ही प्रभुत्व रहा है, अतः इन संस्थाओं की नीतियां भी हमेशा विकसित देशों के पक्ष में ही खड़ी दिखाई देती हैं। ये विकसित देश विकासशील देशों के व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए गैर व्यापारिक मानकों का प्रावधानों का विकास कर विकासशील देशों के निर्यात को प्रभावित करते हैं। अगली जो कमी या आलोचना है वह है राज्यों की परंपरागत शक्ति या संप्रभुता का ह्रास। वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के सामने राज्य कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए राज्य की परंपरागत शक्ति या संप्रभुता का क्षरण देखा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण कम हो रहा है। राज्यों के लिए आर्थिक निर्णय क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा लिए जा रहे हैं। अनेक वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्यों के लिए विधियों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि परंपरागत रूप में विधि निर्माण, आर्थिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना राज्य का मूल कार्य रहा है। लेकिन भूमंडली के कारण इन कार्यों में कटौती देखी जा सकती है। तो ये तो थे वैश्वीकरण से होने वाली हानियां, दोष या विपक्ष में तर्क। आइए अब हम देखते हैं लाभ और दोष को देखने के बाद कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो हम ये चर्चा कर सकते हैं कि भूमंडली के कारण आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। विश्व में वस्तु, सेवा तथा वित्त के आदान प्रदान भी की सुगम एक व्यवस्था बन गई है। शायद इसीलिए ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही संदेह के दायरे में भी आ गई है। भूमंडलीकरण की पूरी प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा एवं इसके विरोध की लहर और विरोध में स्वर भी उठने लग गए, जिसका कारण था कि वैश्वीकरण का लाभ सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त नहीं हो पाया और यही इसकी सबसे बड़ी कमी रही है। अतः यदि वैश्वीकरण को सर्वसमावेशी बनाना है तो इन तथाकथित संपन्न राष्ट्रों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से जिन देशों को, लोगों को हानि हो रही है उनकी सहायता हेतु आगे आना होगा। प्रख्यात अर्थशास्त्री, नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन का भी मानना है कि भूमंडलीकरण को पूर्णतः पाश्चात्य सभ्यता के रूप में चित्रित करना सत्य नहीं है। इनका मानना है कि बाजार प्रदान किए गए अवसर से आर्थिक समृद्धि एवं संपन्नता में वृद्धि होती है, परंतु बाजार स्वयं कार्य नहीं करता। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। यद्यपि वैश्वीकरण में अनेक विसंगतियां एवं विकृतियां हो सकती हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आज यह एक अवश्यंभावी प्रक्रिया बन गई है।
न ही इसे रोकना संभव है और न ही इसका कोई विकल्प रह जाता है। इसमें जो कमियां हैं उसे सुधारा जाए, एक वैश्वीकरण को अंतर्राष्ट्रीय विकास, समृद्धि एवं भाईचारे की श्रेष्ठ प्रक्रिया बनाया जाए, तभी सही मायने में ग्लोबल विलेज की धारणा संपूर्ण होगी या लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। धन्यवाद।